बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी को और इसके लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस करेंगे डिटेल से। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न ऑन 21 मई 1688 इन लंदन एंड डाइड ड्यू टू एस्थमा एंड ड्रॉपसी ऑन 30 मई 1744 एट ट्विंकनम यूके में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लंदन में इसकी बर्थ हुई थी और 21 मई में 1688 में हुई थी। और इसकी डेथ जो है वो दो बीमारियों की वजह से हुई थी। एक था एस्थमा, एस्थमा आपको पता है सांस की बीमारी को कहते हैं, और ड्रॉपसी किसे कहते हैं, जब आपकी बॉडी पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और स्वेलिंग वो क्यों होती है, जब आपके टिश्यूज़ में पानी की मिकदार बढ़ जाती है तब। ठीक है, तो ऑन 30 मई 1744 में इसकी डेथ हुई थी। और यूके में एक जो है वो टाउन है जिसका नाम है ट्विंकनम, वहाँ पे इसकी डेथ हुई थी। अब ये कौन था, ये एक इंग्लिश पोइट था, ट्रांसलेटर था, सैटरिस्ट था। ठीक है, ऑगस्टन एज का, ऑगस्टन एज जिसको हम 18th सेंचुरी भी कहते हैं, क्लासिकल एज भी कहते हैं। ठीक है, और जिसको हम न्यू क्लासिकल एज से भी जानते हैं। तो ये न्यू क्लासिकल एज का, ये ऑगस्टन एज का बहुत बड़ा राइटर था। अब इसके बचपन की बात करें तो जब ये जस्ट 12 ईयर्स का था तो इसको एक बीमारी जो है वो हुई थी। ठीक है, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स, इस बीमारी को कहते हैं। और इसका नाम जो है वो, इस बीमारी को पोट भी कहते हैं। तो इस बीमारी की वजह से इसकी हाइट जो है वो लिमिटेड हो गई थी 4.6 तक। तो ये भी आपने याद रखना है कि बचपन में इसको किस बीमारी के साथ जो है वो, कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ा। इसके फादर की बात करें तो इसके फादर का नाम अलेक्जेंडर पोप था। चूँकि इसका नाम भी अलेक्जेंडर पोप था तो इसलिए इसके फादर को अलेक्जेंडर पोप सीनियर और इसको अलेक्जेंडर पोप जूनियर कहा जाता है। और इसकी मदर जो थी वो एडिथ पोप थी। और ये दोनों, मतलब कि इसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों रोमन कैथोलिक्स थे। और रोमन कैथोलिक होने की वजह से उन्हें बहुत सी जो है वो पाबंदियों का सामना करना पड़ा था, बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। ठीक है, जो रोमन कैथोलिक्स पीपल थे उन पे। तो ये भी चूँकि रोमन कैथोलिक थे तो इसलिए भी इनको भी सारी पाबंदियों को, रेस्ट्रिक्शंस को, पेनल्टीज़ को जो है वो बियर करना पड़ा। और इसके फादर जो थे वो एक लिनन मर्चेंट थे, ये भी आपने याद रखना है। और रोमन कैथोलिक होने की वजह से इनको जिन पाबंदियों का सामना करना पड़ा, ठीक है, इसके पेरेंट्स को, चूँकि अलेक्जेंडर पोप भी कैथोलिक था तो अलेक्जेंडर पोप को भी काफ़ी जो है वो रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा। और आपको बता दूं कि एक एक्ट पास हुआ था जिसको टेस्ट एक्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सी पाबंदियाँ कैथोलिक्स पे लगी थी कि वो किसी अच्छे अदारे में पढ़ नहीं सकते, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, वोटिंग का राइट उनको नहीं था। ठीक है, और कोई भी पब्लिक ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकते थे। इसके अलावा और भी बहुत सी पाबंदियाँ उन पे लगी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगी थी। तो इन सारी पाबंदियों को एज आ रोमन कैथोलिक्स होने की वजह से इनको बियर करना पड़ा। अगर हम इसके एजुकेशन की बात करें तो ही वॉज टॉट बाय हिज आंट। ठीक है, मतलब कि शुरू में जो छोटी क्लासेस की तालीम होती है वो तो इसने अपनी आंट से जो है वो हासिल कर, लेकिन बाद में इसको एक रोमन कैथोलिक स्कूल्स में जो है वो इसको एडमिशन दिलवाया गया। और 1700 में हिज फैमिली मूव टू पॉप्सवुड में इसकी फैमिली को मूव होना पड़ा। क्यों? क्योंकि एंटी कैथोलिक मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इसकी फैमिली को जो है वो पॉप्सवुड में जो है वो सेटल होना पड़ा। और नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि इसने ख़ुद को किस तरह से एजुकेट किया, ये मतलब किन राइटर्स को पढ़ा करता था, इसने इंस्पिरेशन किन राइटर से ली, तो ये जो है वो होरेश और जोमिनल को पढ़ा करता था। और अगर हम एपिक पोइट्स की बात करें तो ये होमर, वर्जिल। और अगर इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स की बात करें तो ये चौसर को, शेक्सपियर को और ड्राइडन को पढ़ा करता था। तो इनके वर्क्स को इसने पढ़ के ख़ुद को एजुकेट किया था। इनके वर्क से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। ठीक है, इंस्पिरेशन लेता था। तो इस तरह से इसने ख़ुद को एजुकेट किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बीइंग अ कैथोलिक इस पे कितनी पाबंदियाँ लगी, तो ये प्रॉपर उस तरह से अपनी तालीम जो है वो हासिल नहीं कर सका। लेकिन फिर भी जो है वो इसने अपने आप को एजुकेट करना जारी रखा इन बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ के। पोप का अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो दो लेडीज़ के साथ इसका स्ट्रॉन्ग जो है वो इसकी अटैचमेंट रही है। एक तो लेडी मैरी बुटले मोंटेग्यू है। ठीक है, और दूसरी जो है वो मार्था ब्लाउंट है। इन दो लेडीज़ के साथ इसका रिलेशन रहा है, लेकिन इसने शादी इन दोनों में से किसी से नहीं की, इवन कि इसने शादी की ही नहीं। ठीक है, और अगर हम इसकी पोइट्री के थीम की बात करें तो इंटेलेक्चुअल पोइट्री हुआ करती थी, डिटेक्टिव हुआ करती थी, सैटिरिकल वर्क्स जो है वो ये लिखा करता था। तो अब ये लिखने का क्या मकसद था कि फ़िलासफ़ीज़ जो थी 18th सेंचुरी में, जैसे कि आपको पता है
कि अब उन्होंने एंशियन राइटर्स की फ़िलासफ़ीज़ को जो एक साइड पे रख के अपने तौर पे नई फ़िलासफ़ीज़ जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दी थी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये चूँकि इस 18th सेंचुरी में का जो है वो राइटर था, इसमें ये पैदा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये बहुत ज़्यादा था ये कि ये इंटेलेक्चुअल पोइट्री लिखा करता था। आप अगर इसकी कोटेशंस देखें तो कोटेशंस में एक एक दो दो लाइनों की जो कोटेशंस है उसमें आपको एक ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी मिलती है, एक आइडिया मिलता है, ठीक है। डिटेक्टिव पोइट्री मिलती है, मतलब किस तरह से सही और गलत का कॉन्सेप्ट जो है वो मिलता है, इखलाकियात पे बात करता है, मोरालिटीज़ पे बात करता है, ठीक है। और सोसाइटी में जितने भी उस टाइम जो एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स पाए जा रहे थे, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए इसने किस तरह से जो है वो अपनी पोइट्री को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। और सेटिरिकल मतलब कि उस टाइम सोसाइटी में जिस मैनर्स को लोग फॉलो कर रहे थे, जो जिस स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे थे, ठीक है, किस तरह से लोगों का पर्पस जो है वो ज़िंदगी गुजारने का क्या हुआ करता था, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसने अपनी पोइट्री लिखी थी। तो सटायर करना क्यों ज़रूरी था उस सोसाइटी को, इंग्लैंड की उस 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी, क्योंकि उसमें लोगों का मकसद जो है वो ज़िंदगी का बड़ा आर्टिफिशियल था, ठीक है। क्लब में जाना, गपशप लगाना, अपनी ड्रेसिंग पे बात करना, अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करना, और जो है वो और क्या कह सकते हैं कि किस तरह से वो अपने मैनर्स पे काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम सोसाइटी में पाई जा रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी और लोग किस तरह से ख़ुद को डेवलप कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि एक्सटर्नली डेवलपमेंट हो रही थी, इंटरनली डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे मैनर्स थे, जो स्टाइल थे, जो लोग जिनको अडॉप्ट कर रहे थे, ठीक है। अपर क्लास अडॉप्ट कर रही थी और अपर क्लास को देखते देखते जो मिडिल क्लास थी वो भी अडॉप्ट करते जा रही थी। तो बहुत अच्छे मैनर्स भी थे, लेकिन बहुत कुछ ऐसे थे जो घटिया मैनर्स थे या घटिया स्टाइल थे। उनको स्टाइल करने के लिए या उस टाइम जो पॉलिटिकली या सोशली जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, उनको स्टाइल करने के लिए उन्होंने जो है वो अपने वर्क्स को जो है वो इन हिस्टोरिकल वे में लिखा उन्होंने। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसने किस फॉर्म ऑफ पोइट्री को यूज़ किया, ठीक है, और अपने इतने बड़े बड़े वर्क्स लिखे। तो ये हीरोइक कपलेट्स को यूज़ किया करता था और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा करता था अपनी पोइट्री को। अब हीरोइक कपलेट किसे कहते हैं कि आपको पता है कपलेट 2 वर्सेस पे मुश्तमिल होती है, मतलब कि 2 लाइंस को हम कपलेट कहते हैं। अब वो 2 लाइंस आपस में राइम करती हैं, ठीक है, और उन 2 लाइंस में आपको एक कंप्लीट थॉट मिलती है, इसलिए उसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। और मीटर की बात करें तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। और आयम्बिक पेंटामीटर का आपको आइडिया होगा कि किस तरह से एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि पहले अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस, सिलेबल्स का एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको एक लाइन में 10 सिलेबल्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको 5 पेयर्स मिलते हैं सिलेबल्स के। तो उसको हम कहते हैं कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में जो है वो इसने लिखा। अब इसको हीरोइक कपलेट का मास्टर भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हीरोइक कपलेट को सबसे पहले किसने यूज़ किया, ठीक है, मतलब इसका पायनियर कौन था, तो वो जॉफ्री चौसर था। जॉफ्री चौसर जो है वो था मिडल एज का जो इंग्लिश पोइट था, उसने इसको यूज़ किया था। और जो वर्क्स थे उनमें है द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्री चौसर के फेमस वर्क्स हैं, इनमें इसने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया था। तो काफ़ी मतलब अगर पायनियर की बात करें तो पायनियर तो जॉफ्री चौसर को ही कहा जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ड्राइडन है, रेस्टोरेशन पीरियड का जो राइटर है ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, उसने इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, बड़े परफेक्टली तरीके से हीरोइक कपलेट को जो है वो अपने वर्क्स में इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर 18th सेंचुरी में जो है वो अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट को इस्तेमाल किया और इसने वाकई बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसको मास्टर भी कहा जाता है हीरोइक कपलेट का। तो ये आपने याद रखना है कि अगर हम हीरोइक कपलेट के फादर या मास्टर की बात करें तो हम अलेक्जेंडर पोप को कहते हैं, और अगर हम पायनियर की बात करें तो जॉफ्री चौसर को कहते हैं। अब ये 18th सेंचुरी का बहुत बड़ा सेट्रिस्ट था, ठीक है, इवन के और जितनी भी सेंचुरीज़ थी इंग्लिश लिटरेचर की, उन सारी सेंचुरीज़ का सबसे बड़ा जो सेट्रिस्ट कहा जाता है वो अलेक्जेंडर पोप को कहा जाता है, ठीक है। और अलेक्जेंडर पोप खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करता था कि जो सेटायर है
ठीक है, एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, वो उसके लिए एक इफ़ेक्टिव वेपन है जिसको उसने इस्तेमाल किया है सोसाइटी में पाई जाने वाली करप्ट कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, जो सोसाइटी में आम थी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इसने इसको जो है वो एज अ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। और किस तरह से सोसाइटी में जो बैड करेक्टर्स थे, जो बुरे लोग थे, जो विकेड पर्सन थे, ठीक है, उनको एक्सपोज करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए इसने सेटायर को इस्तेमाल किया। तो ये एज आ सेटायर के तौर पे अगर हम देखें तो इसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस, इसलिए कहा जाता है कि ही इज़ फेमस फॉर हिज सैटिरिकल वर्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। तो ये आपने याद रखना है। और ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अपने सैटिरिकल वर्सेस की वजह से फेमस था। और दूसरी चीज़ जो इसको फेमस बनाती है वो होमर्स की 2 पोएम्स हैं, द इलियड एंड द ओडिसी। इन दोनों पोएम्स को इसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट हमारे पास है हिज फर्स्ट फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन 1712 में, ठीक है, जब इसकी एज 23 थी। और इस वर्क को इसने अपने फ्रेंड जॉन कैरल को डेडिकेट किया था। और मैं आपको बता दूं कि 1709 में इसका एक और भी पहला वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था जिसका नाम पेस्ट्रोल था, ठीक है, और वो एक्चुअल में इसका पहला वर्क था, लेकिन ये फर्स्ट फेमस वर्क है रेप ऑफ द लॉक। और वो उसने तब लिखा था जब इसकी एज जो है वो 16 साल थी, ठीक है। और ये जो रेप ऑफ द लॉक जो कि फेमस वर्क है, ये इसने 23 साल की एज में 1712 टू 1714 के दरमियान में इसने लिखा। और अपने फ्रेंड जॉन कैरल के इंसिस्ट करने पर ही इसने ये लिखा और बाद में इसी को इसने डेडिकेट किया। ठीक है, आपने याद रखना है। अब इसके उस एज में जितने भी टोरी राइटर्स थे उनके साथ इसकी फ्रेंडशिप थी, उनके साथ मिलकर इसने एक क्लब बनाया था जिसको स्क्रिबलर्स क्लब भी कहा जाता है, जो कि 1713 में बना। और 1745 में ये क्लब जो है वो एंड हो गया। जैसे जैसे राइटर्स की डेथ होती गई तो ये क्लब जो है वो ख़त्म होता गया। तो 1745 में ये क्लब जो है वो टोटली तौर पे बंद हो गया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये जो टोरी राइटर्स थे, तो आपको बता दूं कि जो टोरी राइटर्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम 18th सेंचुरी में जो है वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक टोरी और एक विग, ठीक है। तो जो टोरी पार्टी को सपोर्ट करने वाले राइटर्स थे वो टोरी कहलाते हैं, और जो विग को सपोर्ट करने वाले राइटर थे, ठीक है, वो विग राइटर्स कहलाते हैं। तो इसने टोरी राइटर्स के साथ मिलकर ये क्लब बनाया था। और इस क्लब का मकसद क्या था, और ये भी आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन शामिल था, ठीक है। जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पार्नल और जॉन अर्बर्थनट, ये सारे राइटर्स, स्टोरी राइटर इस क्लब में शामिल थे, ठीक है। और इस अलेक्जेंडर पोप, वो तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, उनके साथ मिलकर इसने ये क्लब बनाया था, ठीक है। और इस क्लब का मकसद क्या था कि उस टाइम सोसाइटी में जो इग्नोरेंस था, पिडेंट्री थी, ठीक है, जिस तरह से लर्निंग को, मतलब ऐसी लर्निंग जो महज एक जिसे नाम नेहाद उसूलों पे मबनी होती है, वो लर्निंग जिसको लोग प्रमोट करते जा रहे थे, ठीक है। तो उस लर्निंग को या उस फजूल किस्म के जो डिटेल या माइनर चीज़ों पे मबनी जो लर्निंग होती है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जा रहा था। तो उसको सटायर करने के लिए इसने ये क्लब इन्होंने मिलकर बनाया था। और इस क्लब का मकसद भी यही था कि लोगों को एक्चुअल चीज़ों से आगाह करना है, ठीक है। और उन्होंने ये सारी चीज़ें, एक फिक्शनल कैरेक्टर है या जो फिक्शनल स्कॉलर भी कह सकते हैं जिसको, मार्टिनस स्क्रिबलस, उसके ज़रिए से उन्होंने ये जो है वो लोगों के दरमियान में जो लर्निंग को लेके, ठीक है ना, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो फोकस करना ही चाहिए, लेकिन जो माइनर चीज़ें हैं, जो खामखा जिनको ऐसे फजूल चीज़ों पे इतने डिटेल से लिखा गया होता है, ठीक है, इन चीज़ों से बचने के लिए, ऐसी लर्निंग और ऐसे टीचिंग मेथड से लोगों को बचाने के लिए इन्होंने ये क्लब बनाया था। और इस कैरेक्टर के थ्रू से ये अपनी बात कन्वे करते थे, ठीक है। और अब ये आपने याद रखना है कि ये क्लब जो है वो कब बना था, 1713 में बना था, और 1745 में ये क्लब एंड हो गया था, जैसे ही इन राइटर्स की डेथ होती चली गई थी, ठीक है। अब ही इज़ द सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन आफ्टर शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के बाद एक डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस के नाम से, ठीक है। उस डिक्शनरी में सबसे पहले नंबर पे शेक्सपियर को रखा जाता है, क्योंकि इसकी कोटेशंस बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा कोटेशंस हैं। अब दूसरे नंबर पे जिस राइटर को रखा जाता है, ठीक है, वो अलेक्जेंडर पोप है। तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि इसकी कोटेशंस भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा कोटेशंस इसने लिखी भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये अपनी कोटेशंस की वजह से। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके बायोग्राफी के बारे में, ठीक है, जो आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारे पास है इसके फेमस वर्क्स पेस्ट्रल, जो कि इसका फर्स्ट वर्क था 1709 में इसको लिखा, और दूसरे नंबर पे एसे ऑन क्रिटिसिज्म है जिसको इसने 1711 में लिखा, एंड द रेप ऑफ द लॉक 1712 में लिखा, 1712 और 14 के दरमियान में इसने ये वर्क लिखा, ठीक है, जो कि एक मोक हीरोइक जो है वो नैरेटिव पोइम है, और एक कहा जाता है कि इसमें जो स्टोरी है, जो इंसिडेंट है, वो एक्चुअल में फेस करना पड़ा था किसको, जॉन कैरल को, जो कि अलेक्जेंडर पोप का फ्रेंड था, और उसी के कहने पे अलेक्जेंडर पोप ने ये पोइम लिखी थी। और तीसरे फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एसे ऑन मैन 1732 टू 1734 के दरमियान में इसको लिखा गया, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा ट्रांसलेटर भी था, इसने होमर की पोइम्स को ट्रांसलेट किया था। द इलियड ऑफ होमर ट्रांसलेटेड बाय अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, मतलब कि होमर की जो पोइम द इलियड है उसको इसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में 1715 टू 1720 के दरमियान में। और होमर की एक दूसरी पोइम है ओडिसे, उसको इसने जो है वो उसको भी इसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में 1725 टू 1726 के दरमियान में, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जिनके वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।